ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मैं प्रोफेसर यतेंद्र सिंह सिसोदिया, निदेशक मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन, और यह व्याख्यान पेशा कानून के व्यवहारिक पक्ष और जनजातीय समाज में वैकासिक परिवर्तन को लेकर है, जिसमें इस कानून की पृष्ठभूमि में पिछले 25 वर्षों की जो यात्रा है, उसमें हम पेशा कानून के माध्यम से जनजातीय समाज में किस तरह की परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, अभिशासन की दृष्टि से, सामाजिक विकास की दृष्टि से, उस महत्वपूर्ण विषय को हम इसमें संबोधित करेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि जनजातीय समाज को इस पूरे कानून के माध्यम से किस तरह से हमें पृथक से देखने और समझने का मौका मिलता है। पेशा कानून को लेकर इस विषय के विद्वानों में इस बात को लेकर मतैक्य है कि यह एक प्रगतिशील कानून है, जिसने जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय के स्तर पर जीवन और संसाधनों के प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर पेशा की सृजित उच्च अपेक्षाओं के प्रतिपालन में राज्य सरकारों द्वारा पेशा प्रावधानों के अनुरूप अपने राज्य के पंचायत विधानों में संशोधन और परिवर्तन किए गए। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी नेतृत्व के मुद्दों ने भी इस कानून के आने के पश्चात नए राजनीतिक समीकरणों को उद्भूत किया। जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, स्थानीय नौकरशाही की भूमिका, जमीनी स्तर पर आदिवासी नेतृत्व जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने निकल कर आते हैं, और जमीनी स्तर पर राजनीतिक गतिशीलता के अलग अलग आयामों ने क्षेत्र की स्थानीय शक्ति गतिकी में अपने अपने स्तर पर प्रभाव डालने का प्रयास किया है। जनजातीय क्षेत्रों की अपनी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें पंचायतों की मुख्य भूमिका, पारंपरिक नेतृत्व, नए प्रवेशकर्ता, स्थानीय नौकरशाही, गैर आदिवासी समाज और सरकारी विभाग जैसे कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इस दृष्टि से यदि हम जमीनी वास्तविकता को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, तो जन सहभागिता की दृष्टि से जितनी केंद्रीय भूमिका पेशा कानून में ग्राम सभा की है, उतनी केंद्रीय भूमिका मुख्य पंचायत राज विधान के माध्यम से अन्य पंचायत राज संस्थाओं में भी नहीं है। सबसे अधिक महत्व का राजनीतिक विकास क्रम हमें ग्राम सभा के माध्यम से दिखाई देता है, जिसमें जातियों में, समुदायों में, लिंगों में होने वाले गहरे विभेदों के बावजूद एक जैविक समुदाय विकास कार्य के लिए ग्रामीण समाज के रूप में, जनजातीय समाज के रूप में उपलब्ध है। और इसकी एक और जो महत्वपूर्ण आयाम है, वह यह है कि ग्रामीणों की सामूहिक इच्छा शक्ति और स्थानीय नेतृत्व की उपलब्धता इसको अधिक विश्वसनीय बनाती है। और यह प्रयास होना चाहिए कि यह संस्थाएं केवल औपचारिक न रह जाए। इन सभी दृष्टियों से इस पूरे ग्राम सभा के क्रियान्वयन की स्थिति या संचालन की स्थिति को यदि हम दृष्टि डालें, तो यह प्रतीत होता है कि परिवर्तन का जो फलक है वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, यद्यपि यह उतना अधिक प्रभावशाली ढंग से क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। दूसरा महत्वपूर्ण
जो संदर्भ है वह यह है कि इस महत्वपूर्ण प्रगतिशील कानून को लेकर जिस तरह की जानकारी हमारे आदिवासी समाज के पास उपलब्ध होना चाहिए वैसी उनके पास उपलब्ध दिखाई नहीं देती है, और इसके कारण वह कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधानों का उपयोग अपने विकास के नियोजन और अपने अधिकारों के उपयोग के संदर्भ में करने से थोड़ा पृथक दिखाई देते हैं। और इस दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि जो सरपंच की भूमिका में ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्ति है, उसकी बहुत केंद्रीय भूमिका स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। जनजातीय व्यक्ति के बारे में जो महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ऐसे नामांकित व्यक्ति द्वारा की जाना चाहिए जो उस समुदाय का हो तथा जिसे बहुमत के द्वारा इस बात के लिए मनोनीत या नामांकित किया जाए कि वह उस ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्षता करेंगे। लेकिन ऐसा वास्तव में होते हुए सीमित संख्या में ही रेखांकित हुआ है। अधिकांश मामलों में ग्राम सभा की बैठकों की जानकारी उपलब्ध होती रही है, और यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि ग्राम सभा की महत्वपूर्ण जानकारी ग्रामीणों के पास उपलब्ध है, और ग्राम सभा की बैठक की सूचना और प्रेरणा के कारण अधिकांश प्रत्याशियों का यह मानना है कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों से ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से यदि हम पंचायत राज प्रतिनिधियों के नियमित रूप से ग्राम सभा में भाग लेने की स्थिति को यदि देखते हैं तो यह आदिवासियों के क्षेत्रों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका और भागीदारी अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। जो दो बड़े कारण अनुपस्थिति के उपलब्ध होते हैं या दिखाई देते हैं, उनमें कृषि और मजदूरी कार्य में संलग्नता के कारण कई लोग इन बैठकों में अपने आप को उपस्थित होते हुए समर्थ नहीं पाते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में वह यह है कि इन क्षेत्रों में सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम सभा की होनी चाहिए, उसको लेकर जनप्रतिनिधियों में और ग्रामीणों में जानकारी का अभाव है। प्रक्रियागत प्रश्नों को लेकर भी समझ का अभाव है, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण स्थिति बहुत कारगर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर दिखाई नहीं देती है। पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या यह मानती है कि उनके द्वारा प्रस्ताव रखने, सुझाव देने और प्रस्तावों पर चर्चा करने जैसे कार्य किए जाते हैं, और वास्तव में यही केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिका पंचायत प्रतिनिधियों की है। और इस संदर्भ में पेयजल, सिंचाई और रोजगार के अवसर के संदर्भ में ग्रामीणों द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को साझा की जाने वाली प्रमुख समस्याओं में से इन तीन को रेखांकित किया गया है। ग्राम सभा के निर्णयों में बहुमत और सरपंच की भूमिका उल्लेखनीय रहती है। यह महत्वपूर्ण आगत भी जब हम ग्राम सभा के संचालन की वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो निकल कर आता है। ग्राम सभा के निर्णयों को मानने के बारे में जनप्रतिनिधि विज्ञ हैं। वह जानते हैं कि ग्राम सभा के जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत को माना जाना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सरपंच की हितग्राही चयन में केंद्रीय भूमिका होती है। जनप्रतिनिधि यह जानते हैं कि यह कार्य ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना है। ग्राम सभा का तात्पर्य ग्रामीण विकास तथा इसमें रोजगार, कृषि और अधोसंरचना के मुद्दों का प्रमुख होना, यह ग्राम सभा ग्राम विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पक्ष है।
जब हम ग्राम सभा से ग्राम पंचायत के संचालन की स्थिति को देखते हैं तो इसमें जमीनी स्तर पर सभी प्रमुख कार्यों का मुख्य निष्पादन ग्राम पंचायत की संस्था के माध्यम से किया जाता है और अधिकांश जनप्रतिनिधियों का यह मानना है कि वे नियमित रूप से ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेते हैं, जो जनजातीय स्थिति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बैठकों में अनियमितता या अनुपस्थिति के बड़े कारणों में महिलाओं की अनुपस्थिति को रेखांकित किया गया है, जिसे बदले जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है वो गांव में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर भिज्ञ है और उनका समय समय पर निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण पेशा कानून की वास्तविक स्थिति के मूल्यांकन के संदर्भ में है वह यह है कि जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव और नियंत्रण की केंद्रीय भूमिका पेशा कानून ने इस ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को प्रदान की है। इस दृष्टि से जब हम अधिकांश गांवों में जाते हैं और देखते हैं तो वहां वन और लघु वनोपज और उसके प्रबंधन में उनकी भूमिका है, लेकिन नियंत्रण की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी वन विभाग जैसे विभाग की केंद्रीय भूमिका दिखाई देती है। गौण खनिज यद्यपि बहुत कम क्षेत्रों में ही उपलब्ध है और इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से जहां ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को सीमित भूमिका जो उनकी जानकारी में है वो निभाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण और संवर्धन। इस दृष्टि से अधिकांश उत्तरदाता या जनप्रतिनिधि यह मानते हैं कि परंपराओं और रीति रिवाजों में वो विश्वास करते हैं। परंपरा और रीति रिवाज और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और संवर्धन ग्राम सभा का काम है। ग्राम सभा के माध्यम से रीति रिवाज और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए। यद्यपि परंपराओं और रीति रिवाजों के संदर्भ में बहुत विस्तार से जानकारी का अभाव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों में दिखाई देता है। ग्राम सभा द्वारा संरक्षित की जाने वाली परंपराओं और अनुष्ठानों के संदर्भ में कोई विशेष चर्चा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन विवादों के समाधान के पारंपरिक तरीके, प्राकृतिक पूजा, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन की पारंपरिक विधियों के तरीके, आजीविका के तरीके जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर पंचायत प्रतिनिधि और जनजातीय समाज मुखरता से बात करता है। अधिकांश मामलों में ग्राम सभा, जाति पंचायत, सरपंच विवाद समाधान के कार्य करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और संवर्धन में ग्राम सभा और जाति पंचायत को सर्वप्रमुख माना जाता है। जनजातीय प्रतिनिधियों में यह माना जाता है कि सभी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए ग्राम सभा को आगे आना चाहिए, जिसमें दो प्रमुख बिंदु है जिस पर बहुत व्यापक चर्चा होती है, जिसमें दहेज और शराब की बात है, जिनके रोकने और प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर जनजातीय समाज में व्यापक विमर्श दिखाई देता है। और इस दृष्टि से यह लगता है कि जो जनजातीय समाज है उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायतें सशक्त रूप से आगे आने का प्रयास करती हुई प्रतीत होती है। और पेशा कानून के अनुपालन की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो चिन्हित 10 राज्य हैं उनमें भूमि अधिग्रहण, आबकारी, वनोपज, खान खनिज, कृषि उपज बाजार और साहूकारी जैसी स्थिति को लेकर
अलग अलग राज्यों में अलग अलग महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव किए गए हैं, लेकिन वहीं पर अभी भी कई राज्यों में कुछ कानूनों में बदलाव अपेक्षित है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है, चूंकि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ग्राम सभाओं से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक होना है। इस दृष्टि से यदि हम इस सशक्तिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को देखते और समझते हैं, तो सशक्तिकरण का उद्भव शक्ति से हुआ है और सशक्तिकरण से अभिप्राय कई गतिविधियों से है, जिसमें स्वनिश्चय, सामूहिक प्रतिरोध, प्रतिवाद और लामबंदीकरण के माध्यम से आधारभूत शक्ति संबंधों को चुनौती प्रदान करना है। क्योंकि जब अध्ययन यह बताते हैं कि किस तरह से महिला प्रतिनिधियों की वो भूमिका नहीं है जो होना चाहिए, तो उस भूमिका को प्राप्त करने की दृष्टि से अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तियों और समूहों के लिए जहां वर्ग, जाति और जातीयता और लिंग, संसाधन और शक्ति उनकी पहुंच का निर्धारण करते हैं, उनका सशक्तिकरण तब आरंभ होता है जब वे न केवल उत्पीड़क ताकतों को पहचानते हैं जो उन पर अत्याचार करते हैं, बल्कि मौजूदा शक्ति संरचना संबंधों को बदलाव करने के लिए कार्य करते हैं। इसलिए सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जनजातीय महिलाओं और वंचित अन्य वर्गों को हाशिए पर रखने वाली शक्तियों की प्रकृति और दिशा बदलने के उद्देश्य से होती है। और इस दृष्टि से ये निर्वाचित महिला प्रतिनिधि प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक कौशल और गुण अंतर्भूत करें, जिसमें आश्वस्त हों, मुखर निर्णायक बने, नियंत्रित करने वाली शक्ति का केंद्र बने, लीडर बने और महत्वाकांक्षी बने। इन सब तरीकों से, इन कौशल के अर्जन से अपनी नेतृत्व क्षमता की पहचान करना चाहिए और अपने समुदाय के लिए वह क्या योगदान कर सकती है, इस दिशा में उन्हें सोचना चाहिए। इस दृष्टि से यदि हम इस संपूर्ण पेशा कानून को देखें, तो यह निश्चित रूप से एक प्रगतिशील और जनजातीय ग्राम के स्तर पर जीवन और संसाधनों के प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिकार देने वाला कानून है। इस कानून ने राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप कई सारे कानूनों के अनुपालन के लिए बदलाव की बात कही गई है और स्थानीय नौकरशाही की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को अनुकूल बनाने की बात हुई है। जमीनी स्तर पर राजनीतिक गतिशीलता के जो विभिन्न आयाम हैं, उनके अपने अपने प्रभावों को संबोधित करने की आवश्यकता की बात हुई है। जनजातीय क्षेत्रों की जो अपनी विशेषताएं हैं, उनको संबोधित करने की आवश्यकता है और पेशा कानून, जल, जंगल और जमीन के प्रबंधन की जिम्मेदारी, शक्ति के प्रत्यायोजन और हस्तांतरण की पेचीदगियों को समझने की बात जैसी वास्तुस्थिति को यदि संबोधित किया, तो हम पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति में तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। एक और जो इसकी पृष्ठभूमि है, जिसमें ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान या ग्राम पंचायत विकास नियोजन की बात की गई है और यह बॉटम अप अप्रोच या बिल्कुल नीचे से जमीनी स्तर से नियोजन की प्रक्रिया को आरंभ करने की बात कर रहा है। पंचायतों के स्तर पर और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों की पंचायतों के स्तर पर जब हम इस पूरी प्रक्रिया को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक जो व्यापक नियोजन की प्रक्रिया को लेकर जो लक्षित उद्देश्य हैं जीपीडीपी के और जो वस्तुस्थिति है जीपीडीपी के निर्माण की, उन दोनों के बीच में एक फर्क दिखाई देता है और वह फर्क विशेष रूप से इसलिए दिखाई देता है कि जो जनजातीय नेतृत्व है और जो जनजातीय समाज है, उनकी जो आरंभिक समझ है ग्राम पंचायत विकास नियोजन को लेकर, वो यह है कि वो केवल एक अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में अपनी मांगों की एक लंबी सूची बना रहे हैं, जबकि जीपीडीपी के माध्यम से अपेक्षा की गई है कि वह एक विस्तारित
कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान बनाएं जो 5 साल से 10 साल, 15 साल और 20 साल तक के नियोजन की पूरी एक पृष्ठभूमि की बात करें, उनके पास उपलब्ध संसाधनों की बात करें, उनको अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की बात करें, और इन सब के आधार पर जब हम जीपीडीपी के काम को करना आरंभ करेंगे तो फिर व्यापक परिवर्तन हमें दिखाई देगा। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में, कि यदि मानव संसाधन विकास सूचकांक की दृष्टि से जब हम राज्यों को देखते हैं तो हमारे जो 10 राज्य हैं जहां 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास सूचकांक की दृष्टि से नीचे के पायदान पर है। वे राज्य जो सबसे ऊपर हैं वो हरे रंग के हैं, जिसमें केरल है, सिक्किम है, गोवा है, उसके ठीक बाद तमिलनाडु है, ऊपर पंजाब, हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्य हैं, और जो मध्यवर्ती राज्य हैं जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। तो यदि हम 5वीं अनुसूची के संदर्भ में बात करें तो जिनकी मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से बेहतर स्थिति है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। उसके पश्चात जो राज्य आते हैं उनमें गुजरात और महाराष्ट्र है। उसके बाद जो राज्य आते हैं उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। और सबसे ऊपर जो राज्य है विकास सूचकांक की दृष्टि से सबसे निचले पायदान पर वो झारखंड और बिहार जैसे राज्य है। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनजातीय क्षेत्रों में मानव सूचकांक की दृष्टि से भी स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। यही स्थिति लगभग 2011 के साक्षरता के आंकड़े भी बताते हैं कि इन राज्यों में अपेक्षाकृत साक्षरता की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है कि किस तरह से जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि की निर्भरता लगातार 1950-51 से कम हुई है, और हमारी जनजातीय क्षेत्रों की जो आबादी है वो कृषि या मजदूरी पर उनकी निर्भरता है, और यदि उसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में कम हुआ है तो उसका परिणाम उनके दैनंदिन जीवन पर भी दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में जो वैकल्पिक मार्ग हैं उन पर बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। और यही स्थिति यदि हम ACCC 2011 के जो आंकड़े हैं ग्रामीण भारत के संदर्भ में, वह भी यह बताते हैं कि किस तरह से हमारे 74.49% परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक मासिक आय 5,000 अथवा उससे कम है। 56% ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनके पास में कोई भूमि नहीं है। 51% ऐसे हैं जो मैनुअल कैजुअल लेबर है, और उन सब में एक बड़ी संख्या उल्लेखनीय रूप से जनजातीय समाज की है। और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से जनजातीय क्षेत्रों में पेशा कानून के 25 वर्षों के पश्चात जब हम इसकी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो उन उपलब्धियों की चर्चा को हम SWOT एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को यदि हम देखने का प्रयास करें तो जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो संवैधानिक स्थिति की है। जनजातीय क्षेत्रों में पेशा कानून के माध्यम से इन पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें एक किस्म की स्थायित्व है, जिसमें एक किस्म की निरंतरता है, जिसमें नियमित निर्वाचन की बात है, जिसमें उनके अनिवार्य प्रतिनिधित्व की बात है, और 3F का एक फ्रेमवर्क है जिसमें वित्त है, कार्य है, और कार्यकरण के लिए जो फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज है, इन तीनों के फ्रेमवर्क की बात स्ट्रेंथ के रूप में हम कर सकते हैं। कमजोरियों पर यदि हम दृष्टि डालें तो जो सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है वो इन क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता का अभाव है।
दूसरा बड़ा अभाव सामाजिक अंकेक्षण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को उस तरह से नहीं समझ पाने का है जिससे व्यापक फेरबदल पेशा कानून के माध्यम से इन जनजातीय क्षेत्रों में हो सकता है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कमजोरी के रूप में उभर कर आया है वो यह है जवाबदेही का कम होना। और ये जवाबदेही दो स्तरों पर कम दिखाई देती है, स्थानीय नौकरशाही और स्थानीय नेतृत्व दोनों की ग्राम सभा के प्रति और ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेही की कमी स्थितियों के अनुकूल होने के मार्ग में व्यवधान के रूप में दिखाई देती है। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये है कि जो निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया है उसका अभी विस्तारीकरण नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अभी भी कई सारे नियम परिनियम और कानून के अलग-अलग प्रकल्पों के विस्तारित होने और एक ढांचे में बनने की प्रक्रिया में अभी विलंब है। निश्चित रूप से कमजोरियों की दृष्टि से यदि देखें तो ग्रामीण निर्माण में, निर्णय निर्माण में, जनजातीय क्षेत्रों के निर्णय निर्माण में जो परंपरागत अभिजन है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पंचायतों में लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं अथवा जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी जो अभिविन्यासीकरण है उसकी कमी दिखाई देती है। लेकिन यहीं पर यदि हम अवसर के रूप में यदि इस पूरे प्रसंग को देखने और समझने का प्रयास करें तो इसमें जो जनजातीय समुदाय की सुशासन की दृष्टि से स्थानीय स्तर पर जो भागीदारी है वह सबसे बड़ा अवसर है। और ग्रामीण विकास नियोजन में जनजातीय समाज की भागीदारी बहुत बड़ा एक अवसर है। वहीं पर स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग किस तरह से जनजातीय समाज के विकास में पंचायतों के माध्यम से हो सकता है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतने बड़े व्यापक और प्रगतिशील कानून के लिए जो एक जिम्मेदारी का एहसास जनजातीय समाज इन सब कामों को करने के लिए आगे आता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि या अवसर हो सकता है। और इसके माध्यम से जनजातीय समाज के लोगों में पहली बार प्रशासन और सुशासन की संपूर्ण व्यवस्था को नजदीक से देखने, समझने और उसमें सहभागिता करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम इसको जो थ्रेड्स के रूप में यदि देखने का प्रयास करें तो इसमें मौजूदा सरकारी और परंपरागत ग्रामीण व्यवस्था है वो कई तरह से प्रतिरोध करती हुई दिखाई देती है। जो जाति पंचायत है या जो समाज का जो स्थापित अभिजन है वो विरोध करता हुआ दिखाई देता है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में जो जाति वर्ग और लैंगिक विषमताओं के कारण भी कई तरह की विविधताएं दिखाई देती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के सम्मुख जो ग्रामीण अभिजन है या जो प्रभावशाली अन्य तबके हैं उनकी शक्ति के संचयन की जो केंद्रीय भूमिका है उसके कारण कई बार वो भूमिका निभाने में उन्हें थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न होते हैं। लेकिन इन सब की पृष्ठभूमि में यदि बिल्कुल अंत में इस बात को कहा जाए कि समय की क्या आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है हमें इस समाज का, इसके नेतृत्व का क्षमता निर्माण करने की जरूरत है, इसका सुग्राहीकरण करने की जरूरत है, इसका अभिविन्यासीकरण करने की आवश्यकता है। विन्यासीकरण की जब बात करते हैं तो यह केवल जनजातीय समाज तक सीमित नहीं है, यह गैर जनजातीय समाज और स्थानीय नौकरशाही के संदर्भ में भी सुग्राहीकरण और अभिविन्यासीकरण उतने ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम कानून में वो सब बदलाव करें जिससे हम व्यापक ढंग से सत्ता का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण है हम जो मौन रहने की संस्कृति है जनजातीय समाज की उसको तोड़ें। और यदि यह संभव होता है तो फिर वास्तव में हम जनजातीय
समाज की जो केंद्रीय भूमिका अपने स्वयं के निर्णयों के अनुपालन में हो सकती है, अपने स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में, जिनके माध्यम से वो जल, जंगल और जमीन पर अपने अधिकार, नियंत्रण और निरीक्षण की भूमिका निभा सकते हैं। वो अपने परंपरागत रीति रिवाजों का अनुरक्षण और संवर्धन, संरक्षण कर सकते हैं और उसी के साथ अपने क्षेत्र के आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया में बहुत सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। इन सब के माध्यम से पेशा जैसे अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कानून को वास्तविक अर्थों में जनजातीय समाज के ज्यादा नजदीक ले जाकर उनके जीवन में, उनके सामाजिक विकास में, उनके आर्थिक न्याय के अंतर्निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल यह हो सकती है। धन्यवाद।